मेरे आज के मेहमान कमरुज़्ज़मान कायरा गुजरात के गांव कायरा लाला मूसा में पैदा हुए। 5 जनवरी 1960 इनकी पैदाइश है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से फ़लसफ़ा में मास्टर किया। सियासत का आगाज़ 1970 में बतौर स्टूडेंट लीडर किया। 2002 में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2008 से 2013 तक वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके। 2009 से 2010 तक गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान के ओहदे पर खिदमात सर अंजाम दी। 2013, 2018 और 2024 के इंतखाबात में नाकाम रहे। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं कायरा साहब, आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। कायरा साहब, सियासत का आगाज़ 1970 से किया, लेकिन पहला इंतखाब आप 2002 में लड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाला बनने का ये जो सफ़र इतना लंबा है, क्यों इतना वक्त लगा? 70 में तो खैर मैं अभी इब्तदाई स्कूल में था, प्राइमरी में उस वक्त। किस स्कूल में पढ़ रहे थे आप? मैं जी लाला मूसा में एक नॉर्मल स्कूल होता था, आज भी वो है, अब वो एलिमेंट्री कॉलेज बन गया है। ये टीचर्स ट्रेनिंग का एक अदारा था जिसमें 7 स्कूल भी होते थे, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। और टाट स्कूल मैं 2001 में पहले नाज़िम मुंतखब हुआ अपने यूनियन काउंसिल का। बाय वर्चू ऑफ दैट नज़ामत या नाज़िम मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बन गया। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बड़ी वाइब्रेंट थी हमारी। चौई साहबान के साथ हमारा बड़ा मुतक्का होता था, इनके भाई उस वक्त चेयरमैन थे। तो हमारे ग्रुप में यंगस्टर्स थे, वो कला थे बहुत, अपोजिशन में थे हम पीपल्स पार्टी वाले। तो बड़े ज़ोरदार किस्म की वो माहौल बना, उसमें हम भी लीडर थे उस वक्त, वो बड़ा जोश व जज्बा था। 2002 में इलेक्शन नेशनल असम्बली का लड़ा, नेशनल असम्बली में आ गया। कायरा साहब, क्या ये हकीकत है कि आप ज़ात बरादरी में बहुत यकीन रखते हैं, हालांकि आपका तल्लुक़ एक ऐसी सियासी पार्टी से है जो ज़ात और बरादरी की नफ़ी करता है, और आपकी सियासत को अगर हम देखें तो आपके इलाके में गुज्जर बरादरी आपके मामलात में ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुई है? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल ज़ात बरादरी पे बिलीव नहीं करता। मैं ओपनली इस जो बरादरी का इशू है मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। मैं मसलक की, बिरादरी की, कबीले की, इन शनाख्तों की नफ़ी करता हूँ। अगर मेरी यही पॉलिटिक्स हो इफ्तिखार साहब, तो मेरे इलाके में तो मेरी बिरादरी की इतनी तादाद है कि अगर मैं बिरादरी की बुनियाद पर लड़ूँ तो कोई और मेरे मुकाबले में खड़ा ही ना हो, कभी आप हारे ही ना। यस। अच्छा, चलें ठीक है। कायरा साहब, 15 मार्च 2009 जब वकला तहरीक चल रही थी तो आपने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म ने जुडिशरी की बहाली का मंसूबा तय कर लिया है। अगले रोज़ 16 मार्च 2009 को चीफ़ जस्टिस अपने साथियों समेत बहाल कर दिए जाते हैं। क्या आपको सदर और वज़ीर आज़म ने मुशावरत में शरीक किया था? मैं वज़ीर इत्तलात था और अपनी जमात की क़यादत मुझ पर एतबार करती है, और हमारा ये बड़ी डिस्कशंस होती हैं। हमारी जो कोर कमेटी है उसमें भी डिस्कशन होती है। 15 मार्च 2009 को का आपका बयान, 16 मार्च 2009 को चीफ जस्टिस और उसके तमाम जजेस की बहाली। एक इफ्तिखार साहब, ये तो अब मशावरत का अमल है ना। हमारी जमात के अंदर मुझे मेरी क़यादत का पूरा एतमाद हासिल रहा हमेशा, और मैं उस वक्त वज़ीर इत्तलात भी था, कोर कमेटी का मेंबर भी था, और यकीनन हमारे कुछ दोस्तों को और भी पता था। तो ये रात कब फैसला हुआ? ये अक्सर रात को, यानी शाम को 8-9 बजे के बाद बैठते थे। जरदारी साहब के साथ भी वज़ीर आज़म साहब भी थे। तो उन दिनों ये बातें, क्योंकि बड़ी बहस चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, बल्कि उसी वक्त उसी मूवमेंट के दौरान ही मैं वज़ीर इत्तलात भी बना। आपको याद होगा जब मियाँ साहब यहाँ से चले थे, इफ्तिखार चौई साहब नहीं, एतजाज़ साहब उनको लेके। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस दिन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उन्होंने जजेस को जो घरों में कैद थे उनको छोड़ने का और सारा वो ऐलान किया, तो वो तकरीर मेरे हाथों की लिखी हुई थी और वो मैंने असम्बली में बैठ के लिखी थी। उसी वक्त मैंने वो तकरीर लिखी थी और गिलानी साहब ने वो पॉइंट्स मुझे लिखाए और वो तकरीर हुई। और बल्कि ये भी फ़ैसला हुआ उस दिन रात को, मुझे मैं रिकॉल कर लूँ तो हम बैठे हुए थे, बड़ी देर तक इस पर डिस्कशन होती रही कि क्या किया जाए। जरदारी साहब का व्यू ये था कि पॉलिटिकल फ़ैसले किए जाए, दबाव में मत आओ।
क्योंकि दबाव में आने के बाद तो आपको रियासती फ़ैसले करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम सब ने उनको कायल किया कि नहीं, ये फ़ैसला हमें करना चाहिए, तो फ़ैसला हो गया। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उस वक्त जनरल कियानी ने आके उन्होंने ये फ़ैसला कराया था। हालांकि फैक्चुअल बात यह है कि उनके आने से पहले ये सदर हाउस में फ़ैसला हुआ था और सदर साहब के पास प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, चौधरी अहमद मुख्तार मरहूम थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, नवीद कमर थे, खुर्शीद शाह साहब थे, एक आध कोई और दोस्त था हमारा साथ, मुझे सारा याद नहीं आ रहा। तो ये फ़ैसला हुआ रात को लेट, कोई अराउंड 1 बजे, और उसके बाद पता चला जी कि आर्मी चीफ को बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था जरदारी साहब ने, वो आ गए। तो वहाँ जाके उनको मिले, वहाँ से गिलानी साहब आए, सब बाकी सब लोग बैठे हुए थे सदर साहब के ऑफिस में। तो मुझे कहा कायरा साहब आए, चल के तकरीर करते हैं, अब अनाउंसमेंट करनी थी ना। तो मैं और गिलानी साहब गए, अब थके हुए थे, रात के 2 बजे, पौने 2 बजे। तो मैंने कहा जी आप मुझे पॉइंट लिखाएं ताकि मैं आपकी ब्रीफ से एक स्पीच लिखूँ। आपको स्पीच राइटर और तो है कि नहीं, तो मैं वो स्पीच लिखता हूँ, तो आप ज़रा फ्रेश अप हो लें। आप बाद में दबाव में क्यों आ गया? 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आपको फिर क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल था, मेरा व्यू मेरी क़यादत को भी पता है और मैं बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता हूँ, मेरा व्यू उस वक्त बड़ा ज़ोर के साथ था कि हमें ये मुतालबा नहीं मानना चाहिए, ये दबाव में नहीं आना चाहिए, कम्फर्ट में, मतलब गवर्नमेंट जाती है चली जाए, इसलिए कि हम पार्लिमान के इख्तियार को सरेंडर ना करें। ये असल में हुआ ये था कि 18वीं तरमीम के बाद 19वीं उसको चैलेंज कराया गया। ठीक है ना, एक तरफ तो आप दबाव के तहत जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बात को मान लेते हैं, वो भी दबाव के तहत माने गए। मैं दुनिया की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि निकाले गए जजेस को, निकाले गए मुलाजमीन को उसी ओहदों पे बहाल कर दिया गया। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये भी आप दबाव में कर रहे थे क्योंकि जंग थी मुशर्रफ और कियानी की, और आप किसी एक के साथ खेल रहे थे। नहीं, देखिए ना, एक चीज़ कि हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी थी, एक अवामी दबाव भी था, मुतालबा भी था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वादा भी था। आपको याद होगा ना कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, इस्लामाबाद आई, तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब के घर, चीफ जस्टिस साहब के घर के बाहर था, उनको अंदर तो ना जाने दिया गया, तो बाहर जाकर उन्होंने वहाँ वादा किया था कि हम चीफ जस्टिस को बहाल करें। तो इसका मतलब ये 2 जनरलों के दरमियान की जंग नहीं थी, उनकी अपनी होगी मनी बात। आपके इल्म में क्या, बहुत बाइलम आदमी हैं। नहीं, देखिए ना, उनके डिफरेंसेस होंगे, मुझे ऑनेस्टली आपको इल्म ही नहीं है। असल में आप कॉरिडोर ऑफ पॉलिटिक्स में फिर रहे हैं, आप कॉरिडोर ऑफ पावर में मौजूद हैं और आपके इल्म में नहीं है। देखिए इफ्तिखार साहब, गुजारिश ये है कि जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ बन चुके थे, मुशर्रफ साहब सदर थे, और उनको सदर से के उहदे से चंद महीनों में ही हमने हटा लिया था, उनको जाना पड़ गया था। तो बेसिकली वो आर्मी चीफ का 2 जनरलों का इशू नहीं था उस वक्त तक। जब हमारी हुकूमत आई तो मुशर्रफ साहब सदर थे। ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, उनके डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंस किस बात पे? आपने कैसे हटा लिया था उनको? हमने उन्हें कहा था कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट कर लेते हैं। ये तो सियासी दबाव था ना कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आते हैं। क्या ये इम्पीचमेंट का मामला बराह रास्त उनको कन्वे किया गया? यकीनन किया गया। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता किसने किया, लेकिन ये किया गया और उसके नतीजे में उन्हें कहा गया कि ये इससे एक तलखी बनेगी, जाना तो आपको पड़ेगा, अब हालात आपके लिए नहीं है। आप बहुत इनकलाब ला रहे थे, बकौल आपके माँ जैसी होती है रियासत, रातों को लोगों को जगाया गया और लोग चिपक गए, मीडिया का भी रोल इसमें शामिल हो गया। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इसके 3 फ़ायदे भी बता सकते हैं जो ये पूरी की पूरी जद्दोजहद थी? इफ्तिखार साहब, इस जद्दोजहद में एक तो रेजिस्टेंस की अलामत है ना, आप एक ताकतवर इदारे के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे हो रही थी वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल लोगों ने भी सड़कों पे आके, वकला कहते हैं हमारी मूवमेंट थी, हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने किया, मीडिया ने किया। अवाम को होने वाले 3 फ़ायदे बताइए। आपने ये तासर दिया कि ये आदमी बदल गया तो मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ होगा। नहीं, ये नहीं है। ये तासर उस वक्त नहीं था। इस वक्त उसकी बुनियाद क्या थी, क्यों बहाल करना है? कि हमारा सबका ये व्यू था
कि इनको गैर कानूनी तरीके से हटाया गया और कानूनी तरीके से हम ले आए वापस, और हम उनको वापस बहाल एग्जेक्टिव ऑर्डर से वापस ले आए। एग्जेक्टिव ऑर्डर से, एग्जेक्टिव ऑर्डर के एक कानून है ना, हाँ, उसके तहत ही वो जारी मैं यही कह रहा हूँ। सो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमने उनको बहाल किया कि एक डिक्टेटर का फैसला एक जज को, चीफ जस्टिस को निकालने का, हम उसको इलीगल मानते हैं। सर ये मान लिया, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यू आर ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। नहीं, मेरा जो आपका सवाल है ना डायरेक्टली कि चीफ जस्टिस बहाल होने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फ़ायदा कम हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन है अदलिया के अंदर, उसमें सबसे बड़ा मिजाज वो है। उसके बाद एक रवायत पड़ गई कि अदलिया एग्जेक्टिव के अंदर बाकायदा अपना एक रोल रखती है, और उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि जजेस का एक ग्रुप है जो चीफ जस्टिस के साथ हैं, वो हुकूमत के साथी हैं, और दूसरा ग्रुप है जो दूसरे जज साहिबान हैं, वो अपोजिशन के साथी हैं। और अपोजिशन कहती है कि ये ग्रुप जब इक़्तिदार में नहीं रहेगा, चीफ जस्टिस फलां आ जाएंगे तो फिर हमारे केस खुल जाएंगे, फिर हमारी तरफ। तो ये नतीजा निकला उस तहरीक का। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज क्या है, वो अदलिया जो इस वक्त पार्लिमान को भी, उसकी कानून साजी को भी, आइन साजी को भी, एग्जेक्टिव को भी, मीडिया को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको चेक कर रही है, सबको पूछ रही है। आज मेरा भी उनसे सवाल है कि यार हम क्यों नहीं ये देख रहे कि ये अदलिया जो खुद बटी हुई है, बज़ाहिर आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है, ये अदलिया में बटने का तसव्वुर अगर दुरुस्त है, इसको चेक करना चाहिए। अगर ये दुरुस्त है तो क्या ये अदलिया हमें इंसाफ दे सकती